नमस्कार, मैं हूं रूबिका लियाकत। घंटी बजाओ शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सरकार लोगों के लिए योजनाएं शुरू करती है, उन योजनाओं के लिए फंड जारी करती है, लेकिन योजनाओं का फायदा आम आदमी तक पहुंचे, इसकी जिम्मेदारी बहुत हद तक अधिकारियों और स्थानीय प्रशासन के हाथों में होती है। सरकार इन अधिकारियों और प्रशासन पर भरोसा करती है, लेकिन अगर सिस्टम का ये हिस्सा सरकार के भरोसे का गलत फायदा उठाने लगे तो भ्रष्टाचार को फैलने में देर नहीं लगती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट प्रधानमंत्री आवास योजना के साथ भी अभी यही हो रहा है और इसीलिए आज आपको गरीबों के हक के लिए घंटी बजानी है। प्रधानमंत्री आवास योजना का पैसा लूटने वालों की घंटी बजानी है। तो ये एक कहानी है उन लोगों की जिनके लिए अपना घर बस एक सपना है, क्योंकि इनकी जिंदगी तो 2 जून की रोटी के इंतजाम में ही गुजर जाती है। गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले ऐसे लोग अपने घर के बारे में सोच नहीं सकते, इसलिए सरकार ने उनके बारे में सोचा और उनके घर के सपने को सच करने का बीड़ा उठाया। 2022 आजादी के 75 साल हिंदुस्तान के हर परिवार के पास, गरीब से गरीब हो, गांव हो, शहर हो, झुग्गी झोपड़ी में रहता हो, फुटपाथ पर रहता हो, कहीं पर रहता हो, उस परिवार के पास उसका अपना पक्का घर हो। गरीब से गरीब आदमी को भी सिर्फ विश्राम के लिए जगह ही न मिले, बल्कि मान सम्मान और परिवार की गरिमा बढ़ाने का भी अवसर मिले। हाउसिंग फॉर ऑल, सबके लिए घर, ये हमारा सपना भी है और संकल्प भी है। मतलब आपका सपना मेरा सपना है। 4 साल पहले शुरू की गई प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत देश भर में गरीबों के लिए 2 करोड़ से ज्यादा घर बनाने का लक्ष्य रखा गया। लक्ष्य को पूरा करने के लिए फंड भी तय कर दिया गया। सरकारी योजना का पैसा लूटा ना जा सके, इसलिए सरकार ने ये व्यवस्था की कि पीएम आवास योजना का पैसा सीधे लाभार्थी के खाते में जाएगा, वो भी 3 किश्तों में, जिससे मकान बनने का पैसा किसी और काम में इस्तेमाल ना हो। सरकार की तरफ से इतनी व्यवस्था करने के बाद ये सोचना मुश्किल होगा कि योजना में कोई भ्रष्टाचार भी हो सकता है, लेकिन लूटने वालों ने इसमें भी लूट का रास्ता निकाल लिया है। सरकारी योजना में लूट की इस दिलचस्प कहानी का सच जानने के लिए हमारे संवाददाता रणवीर उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में पहुंचे। यहाँ उन्हें 2 किरदार मिले, एक है फूलचंद और दूसरे, इनका नाम भी फूलचंद है। अब इन दोनों फूलचंद में एक असली फूलचंद है और एक नकली फूलचंद। इनमें से कौन असली है और कौन नकली, ये शायद कभी पता नहीं चलता अगर हमारे संवाददाता रणवीर पूरी तैयारी के साथ ना जाते। तो असली और नकली फूलचंद के राज से पर्दा उठाने से पहले आप इस घर को ध्यान से देखिए, जो प्रधानमंत्री आवास योजना के पैसे से बना है। और अब मिलिए इस घर के मालिक यानी फूलचंद से। फूलचंद जी, ये बताइए कब की बात है, कितना पैसा आपके अकाउंट में निकला? तो वही आया था जो है। अब इसमें हम क्या बताएं, क्या हुआ था? हमने कागज दिया था प्रधान को कि जो है हमारा भैया करवा दीजिए। तो अब उन्होंने जो है क्या किया कि जो है कागज हमने दे दिया। अब वो पता नहीं क्या कि ये कैसे करवाएं, हमें नहीं पता। तो ये तो प्रधानमंत्री आवास वाला मकान तो है नहीं। अब ऐसे ही सब लोग बनवाए, अब पैसा मिला तो अपने हिसाब से आदमी बनवाया। इनके अकाउंट में पैसा आया और इन्होंने फटाफट उससे अपना पक्का मकान बनवा लिया। अब मिलिए दूसरे फूलचंद से, जो अभी तक मकान बनाने के लिए पैसे का इंतजार कर रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना में जो भ्रष्टाचार का खेल है वो कैसे होता है, ये समझने के लिए मैं बिजौलिया गांव आया हूँ। यहाँ पर
फूलचंद नाम के 2 व्यक्ति हैं। एक फूलचंद हैं ये जो मेरे सामने खड़े हैं, और दूसरे फूलचंद जो हैं वो गांव के दूसरी तरफ रहते हैं। फूलचंद के पिता का नाम है उमा शंकर, जबकि दूसरे फूलचंद की पत्नी का नाम है आशा। अब जो लाभार्थी थे वो असली फूलचंद ये हैं जिनके नाम पर पैसा निकलना था, लेकिन लोकल लेवल के जो अधिकारी हैं उन्होंने भ्रष्टाचार करके जो दूसरे फूलचंद हैं उनके नाम पर पैसा रिलीज़ कर दिया। मेरे साथ फूलचंद के पिताजी हैं। आप ये बताइए कब आवेदन किए थे आप? आवेदन 18 में हुआ था। 2018 में। हाँ, और उसके बाद फिर क्या प्रधान वगैरह से आपकी बातचीत हुई होगी, क्या कह रहे थे? जब पैसा निकल गया उसके बाद 2-1 महीने के बाद जानकारी हुई, तब जो है डीएम के यहाँ जो है दरखास्त दिया गया। आपने दिया था? जी। क्या बोले उसमें? अब एप्लीकेशन दिया गया था, उससे कार्रवाई हुआ, पैसा रिकवरी का जो है आदेश हो गया है, लेकिन अभी तक कोई रिकवरी किसी के द्वारा नहीं। आपको पैसा मिला कि नहीं मिला? कुछ नहीं मिला। तो इस कहानी के असली फूलचंद यही हैं जो गरीब हैं और अब भी कच्चे मकान में रहते हैं, लेकिन सरकारी कागजों में वो पीएम आवास योजना के लाभार्थी हैं और उनको उनका मकान बनाने के लिए सरकारी पैसा भी दिया जा चुका है। तो फिर वो पैसा उन तक पहुंचा क्यों नहीं? तो ये जो सरकारी डेटा है इसमें तो आप ही का नाम चढ़ाया गया है कि आप ये हैं। हाँ, तो इनका एनरोलमेंट नंबर इनका है, नाम इनका है, सनाफ हम है, लेकिन पत्नी जो है आशा देवी है, और अकाउंट नंबर उनका है। अकाउंट नंबर उनका है। तो इसमें कौन कौन लोग मिले होंगे? अब इसमें प्रधान मिले होंगे, सेक्रेटरी होंगे, बीडीओ साहब होंगे, और जो कर्मचारी हैं वो। मतलब ये कि पीएम आवास योजना के फॉर्म में असली फूलचंद का नाम लिखा गया, उनके सारे कागज लगाए गए, लेकिन अकाउंट नंबर दूसरे फूलचंद का लिख दिया गया। भ्रष्टाचार के इस खेल में ग्राम प्रधान, ग्राम सचिव से लेकर बैंक के अधिकारी तक शामिल होते हैं। इसलिए नकली फूलचंद को जो पैसा मिला उसकी बंदरबांट की गई। प्रधान जी को कुछ दिए भी थे? आमतौर पे तो जितना पैसा आता है उसमें प्रधान जी लोग हिस्सा ले लेते हैं। तो सब लोग लेते हैं। कितना दिए थे बता दीजिए ऐसे। हाँ, दिए थे? हाँ, बगैर दिए जो है होता नहीं। कितना दिए थे? ना हम नहीं। 1-20 आया था ना आपके अकाउंट में, कितना दिए थे? अब जो सबसे लेते थे। कितना लेते थे? 2000, 10,000, 20,000, कितना लेते थे बताइए। नहीं, क्या बताएं। देखिए कहानी ये है कि ये फूलचंद्र हैं और इस गांव में एक और फूलचंद्र हैं। तो जो फूलचंद असली हैं वो अनुसूचित जाति के हैं, पैसा उनके नाम पे रिलीज़ होना था, लेकिन अकाउंट नंबर इन फूलचंद्र का दिया गया। और जियो टैगिंग में क्या किया गया है कि ये जो मकान आपको पीछे दिखाई दे रहा है, जियो टैगिंग में फ़ोटो इसकी लगाई गई और बेनिफिशियरी जो हैं असली जो उमा शंकर हैं, फूलचंद्र हैं, उनकी लगाई गई। यानी कि फ़ोटो में दिखने वाला जो आदमी है असली आदमी ये है और मकान ये है। तो इस तरह से जो अधिकारी हैं लोकल लेवल पर वो आते हैं, अपनी मनमर्जी करते हैं और इस तरीके से एक अच्छी योजना का पलीता लगाने का काम होता है। इस भ्रष्टाचार का नतीजा ये हुआ कि सरकार ने बिजौलिया गांव के जिस फूलचंद के नाम पर पीएम आवास योजना का फंड जारी किया, वो आज भी गरीबी की दीवार से घिरा हुआ है। ये जिस जगह मैं खड़ा हूँ यहाँ कोई दीवार नहीं है, कोई छत नहीं है, लेकिन कागज़ों में प्रधानमंत्री का आवास यहाँ पे बना हुआ है। मेरे साथ उमा शंकर जी हैं और इनके बेटे फूलचंद के नाम पे जो पैसा रिलीज़ हुआ वो इसी ज़मीन पे हुआ था जहाँ पर जो पुराना मकान है ये करीब 2.5-3 साल पहले गिर गया और उसके बाद इन्होंने प्रधानमंत्री आवास के लिए आवेदन दिया, लेकिन इनके नाम का जो पैसा था वो गांव के दूसरे फूलचंद को दे दिया गया और ये जो टूटा हुआ मकान था आज भी ऐसे पड़ा है। पीएम आवास योजना का पैसा लूटने का ये खेल बिना किसी डर के चल रहा है, इसलिए असली और नकली लाभार्थी की कहानी किसी एक घर की नहीं बल्कि घर घर की है। बिजौलिया गांव में ही रहती हैं निर्मला। बीपीएल लिस्ट में उनका नाम है, तो उन्होंने पीएम आवास योजना के तहत घर की दरख्वास्त की थी। मेरे बच्चे के रहे ठेकान नहीं बा, तब कहना अच्छा ठीक बदई दे, तो लिखे के रहल निर्मला और द्वारिका और लिख उठल का। जब आई गई उनके लगे गईली तो कहना कि तुहार बिहान नाई परसों पैसा मिली।
एकरे बाद में जब तनके गोड़ वथवा भइल कहले कि चल के जाई, तब बेचन प्रधान हम का जवाब दहना कि नहीं आइल बा और नहीं आई। यहाँ भी वही खेल हुआ। सरकारी कागजों में नाम असली निर्मला का था और अकाउंट नंबर नकली निर्मला का। ये जो बेनिफिशियरी लिस्ट है प्रधानमंत्री आवास योजना की, इसमें आप देखिए उत्तर प्रदेश में जिला बस्ती, ब्लॉक कुदराहा, पंचायत दैजी और गांव बिजवलिया, इसमें बेनिफिशियरी है निर्मला और इनके पिता का नाम है सुखराम। अब इसमें आप देखिए कि पैसा ट्रांसफ़र हुआ 2016-17 में 40,000, 2017-18 में 70,000 और 2017-18 में 10,000 रुपये। और इसमें जियो टैगिंग भी की गई है। जियो टैगिंग में ये जो मकान आपको पीछे दिखाई दे रहा है, इसी मकान की तस्वीर ले करके लगाई गई है। लेकिन जो सबसे बड़ा खेल है वो बेनिफिशियरी की फ़ोटो में है, क्योंकि जियो टैगिंग का नियम होता है कि बेनिफिशियरी की फ़ोटो लगानी होती है। तो ये देखिए, ये किसी महिला की फ़ोटो इसमें बेनिफिशियरी के तौर पर लगाई गई है, जिसमें बिल्कुल धुंधली फ़ोटो है। तो असली निर्मला से मिलने के बाद संवाददाता रणवीर नकली निर्मला की तलाश में निकले। उनके घर पहुंचकर पता चला कि वो यहाँ रहती ही नहीं। उनके घर पर निर्मला के ससुर मिले, जिन्होंने बताया कि निर्मला अपने पति के साथ महाराष्ट्र में रहती हैं। तो हमने सवाल किया कि फिर निर्मला के नाम पर पीएम आवास योजना का पैसा कैसे आ गया। इस पर उनकी सफाई सुनिए। वो हमसे कहे सेक्रेटरी प्रधान की आपका आवास आया है, आप दे दीजिए। मैं अपना अरविंद के नाम से जो था वो दे दिया। अब वो लोग किस नाम पे दे दिए, किस नाम पे नहीं दिए, इसका तो हमें पता नहीं। हम तो अपना काम किए, हमारा जो नाम है हम उसी नाम पे दिए। पैसा कब आया था? हाँ, पैसा कब आया था? और 16-17 में आया है। 16-17 मतलब 1,20,000 पूरा आ गया। हाँ, 1,20,000। गरीबों का मकान खाने वाला भ्रष्टाचार का ये दीमक गांव-गांव तक पहुंच चुका है। ये बस्ती के सेलराहा गांव में रहने वाले गंगाराम हैं। इनकी पत्नी भाना देवी को पीएम आवास योजना के तहत पैसा मिलना था। 40,000 रुपए की उनकी पहली किश्त आई तो ग्राम प्रधान ने उनसे 25,000 रुपए अपने हिस्से के तौर पर ले लिए। इसके बाद वो दूसरी किश्त का इंतजार करते रहे, लेकिन पैसा आने की बजाय उनके पास रिकवरी नोटिस आ गया, क्योंकि इस बार भ्रष्टाचार करने वालों ने बैंक कर्मियों के साथ मिलकर उनके अकाउंट का एटीएम कार्ड बना लिया और पीएम आवास योजना के तहत आए सारे पैसे निकाल लिए। हाँ, हमें पता नहीं रहा है। अब ऐसा पैसा गायब हो गए, तब बाद में कहीं जा पैसा वाला वैसा गिरवा ले, तो देखा थे वहाँ पैसा भी नहीं। तब राहुल भाई पैसा कहा दी, बैंक मैनेजर कहना कि तुम्हारे नाम से एटीएम बना है और तुम पैसा निकाले हो। एटीएम कौन बनवाया था? आप बनवाई थी? नहीं बनल है। तब कौन बनवाया? फर्जी बनवाए रही, पता नहीं के बनवाई, बैंक मैनेजर बनवाई के बनवाई, जब देखे नहीं है। वो तो बदमाम था लगल, जब दरखास्त पड़ल तब मालूम है। एबीपी न्यूज संवाददाता रणवीर बस्ती के जिन जिन गांवों में गए, वहां उन्हें भ्रष्टाचार के शिकार लोग मिलते गए। सबकी एक जैसी कहानी। फॉर्म में सारी जानकारी असली लाभार्थी की और बैंक अकाउंट उसी नाम के दूसरे शख्स का। सरकार जब पैसे जारी करती है तो जियो टैगिंग में धुंधली तस्वीर लगाकर ये दिखा दिया जाता है कि मकान बन गया। इस तरह से नकली लाभार्थी के खाते में आए पैसे को ग्राम प्रधान, ग्राम सचिव और नकली लाभार्थी के बीच बांट लिया जाता है। और प्रधान से पूछा आपने? हाँ, पूछा साहब कि हमारे पैसे क्या हुआ, तो कहें कि पैसे तो वापस नहीं पाएंगे, वो निकल गया। तो निकल गया तो देना तो चाहिए। तो प्रधान बोले कि निकल गया, आपको 1 रुपया भी नहीं मिला। हाँ, देखिए हालात क्या हैं कि ये सतई हैं इस गांव के रहने वाले, और यहाँ जो ये दीवार है, इसी दीवार से छप्पर लगा करके ये रहते थे और 2 साल 2.5 साल पहले इनका छप्पर जल गया। जलने के बाद आवेदन किया, आवेदन करने के बाद जो लाभार्थी लिस्ट है उस लाभार्थी लिस्ट में इनका नाम आ गया। नाम इनका, तस्वीर किसी और की और अकाउंट में पैसे किसी और के चले गए। और ये सारा खेल हो रहा है, खुलेआम हो रहा है। इसमें प्रधान से लेकर के जो ग्राम सचिव होते हैं हर कोई शामिल है, लेकिन 2 साल होने को है और अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। जाहिर है कि कहीं ना कहीं बड़े अधिकारियों की भी इसमें मिली भगत है, नहीं तो इस तरह की बड़ी लापरवाही और बड़ा भ्रष्टाचार नहीं हो सकता। पीएम आवास योजना के तहत उत्तर प्रदेश में कुल 21,94,000 घर बनने हैं। अब तक 19,24,000 लोगों को इसके लिए रजिस्टर किया जा चुका है। पर बस्ती के इन गांव वालों की कहानी देखने के बाद सवाल तो है कि क्या जिन लोगों का नाम रजिस्टर है, क्या उन तक
योजना का लाभ वाकई पहुंच पाएगा? ये सवाल हमने बस्ती के कमिश्नर अनिल सागर से भी पूछा। अगर लाभार्थी को पैसा नहीं पहुंच पा रहा है तो वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। जांच की जाएगी और जो भी दोषी पाया जाता है उसके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। इसके अतिरिक्त जो भी पात्र लोग इसमें योजनाएं पाए गए हैं उनको भी आवास दिलाने की कार्रवाई की जाएगी। ये कहानी यूपी के एक जिले की है। जांच होगी तो न जाने किस किस शहर में प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम पर ऐसा घोटाला चल रहा होगा। सरकारी योजनाओं में भ्रष्टाचार के दीमकों की घंटी बजनी जितनी जरूरी है उतनी ही जरूरी है जी हजूरी वाली व्यवस्था में बदलाव। इस रिपोर्ट पे आप देखेंगे कैसे सिस्टम का दोहरा मापदंड एक इंसान की जिंदगी को मुश्किल कर देता है। क्या महाराष्ट्र में नेताओं के लिए अलग और आम लोगों के लिए अलग नियम है? महाराष्ट्र पर यह सवाल क्यों उठ रहा है? इसकी वजह इस खाली दीवार में छिपी है। यह खाली दीवार महाराष्ट्र के कोल्हापुर में रहने वाले शिवाजी घाटके के उस घर की है जो बाढ़ के बाद से खाली है। और अब इसी खाली दीवार से सामने आएगा खोखले सिस्टम का सच। 2019 के आखिर में आई बाढ़ से पहले इस दीवार पर बिजली का मीटर लटकता था। इन खंभों के जरिए बिजली इस घर तक पहुंचती थी। मगर एक साल से ना तो बिजली मीटर इस घर में है और न ही कोई बिजली कनेक्शन इस्तेमाल करने वाला यहाँ रहता है। शिवाजी घाटके और उनकी पुत्री शकुंतला घाटके पिछले साल आई बाढ़ से पहले तक कोल्हापुर के नानीबाई चिखली इलाके के इस घर में रहा करते थे। अब दूसरे इलाके में रहते हैं। फिर भी पिछले कई महीनों से लगातार शिवाजी घाटके को उनके पुराने घर के बिजली मीटर पर बिल बिजली विभाग भेज रहा है। एक 2-3 महिने गेल्यावर लाईट बिल आलं 900 रुपये. 900 रुपये आल्यावर सगळे लोक म्हणाली भरू नकोस हा. तर बी मग आम्ही जाऊन तिथं निगनूरला जाऊन भरलं 450 रुपये. परत साहेबांनी सांगितले की परत आता तुम्हाला बिल येत नाही आणि तुम्ही काय आता भरू नकोस आणि वटात बिलच येत नाही. फिर बिल ना भेजने का झूठा आश्वासन मिला तो शिवाजी घाटके भी सिस्टम पर यकीन करके निश्चिंत हो गए। मगर बिजली का बिल आना बंद नहीं हुआ। मई, जून, जुलाई, अगस्त इस तरह से ज्यादातर महीनों में 22 यूनिट और कुछ महीनों में 11 यूनिट के हिसाब से कुल 1120 रुपए का बिल कनेक्शन काटने की धमकी भरे संदेश के साथ बिजली विभाग ने भेज दिया। परत आणि 2-3 महिने गेल्यावर आणि बिल यायला चालू झालं. मग आम्ही काय ते भरलं नाही. मग आता बिल यायला गेल्यावर सगळेजण म्हणाले की बिल भरा नाहीतर परत तुम्हाला जादा बिल आलं तर तुमची ताकद नाही आणि निष्काळजी कट करून घेतील. म्हणून आम्ही आता 1040 रुपये बिल भरलं. इस तरह घाटके परिवार को खोखले और दोयम दर्जे के सिस्टम ने कनेक्शन काटने का डर दिखाकर झुका दिया। बिल भरवाकर ही माना गया। अजिबात बंद केलं नाही. मग आता वाढत आल्यावरच भरलो हो. असं झालं. महिन्याला दिलं. मग पावतीमध्ये याय नव्हती. मग मला वाटलं आम्हाला येणार नाही बिलं आणि आलीत बिलं म्हणून आम्ही दिलं. मग काय करायचं, मग कामं करायचं काय, बिल भरायचं नंतर जास्त आल्यावर म्हणून बिल भरलं. मग शिवाजी घाटके एक किसान है। रोजाना खेत में खून पसीना बहाकर घर चलाने लायक पैसे कमा पाते हैं। शायद इसीलिए दोहरे मापदंड वाला सिस्टम इन पर हावी हो गया। कोल्हापुर के घाटगे परिवार के गलत बिजली के बिल के मुद्दे को महाराष्ट्र विधानसभा में विपक्ष के नेता देवेंद्र फडणवीस ने उठाया था। इसके अलावा भी लगातार बीजेपी विधानसभा में गलत बिजली के बिल और बिजली बिल के बड़े कीमतों को लेकर सरकार को घेर रही है। उसका पूरा घर उस बाढ़ में बह गया था और उसके साथ तो मीटर भी बह गया होगा। आप खुद जाके वहाँ पे आए हैं। उसके बाद उनको कंटिन्यूस बिल आ रहे हैं और उससे ज़्यादा मतलब तकलीफ की बात यह है कि एमएसईबी ने जो महावितरण है उन्होंने गवर्नमेंट के आदेश के अनुसार उनको बिल भरने को ज़बरदस्ती की, उनको कंपल्सन किया और 1040 का बिल उनसे भरवा के भी लिया है। इससे बड़ा मुझे नहीं लगता कि किसानों का कोई अपमान हो सकता है। अगर सिस्टम दोहरे मापदंड वाला नहीं है तो घाटके परिवार की राह में कनेक्शन काटने के डर वाले कांटे लगाकर महीनों पानी का बिल न भरने वाले नेताओं के लिए छूट वाले फूल क्यों बिछाता है? हाल ही में हमने आपको दिखाया था कि कैसे महाराष्ट्र में सीएम उद्धव ठाकरे से लेकर अजीत पवार, जयंत पाटिल समेत कई बड़े मंत्रियों के सरकारी आवास पर बीएमसी का करीब 24,56,000 रुपए का पानी का बिल बकाया है।
लेकिन माननीयों के आगे नतमस्तक सिस्टम घाट के जैसे गरीब लोगों को बिल भरने के लिए धमकी देता है, परेशान करता है। बिन बिजली घर में बिजली का बिल भेजने के मामले में एबीपी न्यूज ने जब महाराष्ट्र के ऊर्जा मंत्री नितिन राउत से बात करने की कोशिश की तो उन्होंने इस मामले पर कोई जवाब नहीं दिया। एबीपी न्यूज की राय है कि लोगों को भेजे गए गलत बिल की जांच हो, लापरवाह अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई हो, आगे ऐसा ना हो, इसके लिए व्यवस्था सुधरे। और इसीलिए आपकी घंटी बजाना जरूरी है। आगे आपको दिखाएंगे कैसे ट्रंप ने अमेरिका को बड़ी मुश्किल में डाल दिया है। बने रहिए घंटी बजाओ कार्यक्रम के साथ, एबीपी न्यूज के साथ। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।